चाय नहीं दी इनको किसी ने। अभी मैंने पूछा चाय कहाँ पे, कहती है मुझे दी नहीं। सुबह नहीं, देखिए मेरे कुछ मसाइल हैं कि मैंने बगैर चीनी के चाय पीनी होती है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। अच्छी चाय, ये मसाइल आप समेत बहुत सारी खवातीन के, हजरात की भी होने चाहिए। चीनी कम से कम इस्तेमाल होनी चाहिए। खैर, आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो और ये अक्टूबर का पहला एपिसोड है। बिस्मिल्लाह के साथ आगाज करते हैं। मैं हूँ इमरान हसन और मैं हूँ अर्मिला हसन। जैसे कि 1 अक्टूबर है, यानी कि पिंक टूबर के हवाले से कैंपेन, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के हवाले से कैंपेन, एक्सप्रेसो इसका हिस्सा बने और हमने आज पिंक रिबन लगाकर इसके साथ हम कह लें शो भी किया है, इज़हार यकजहती कर रहे हैं, इज़हार यकजहती भी कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आपके दिन का आगाज बहुत अच्छा हो, एनर्जी के साथ, और इस महीने का आगाज भी बहुत अच्छा। बिल्कुल, और इसका बुनियादी मकसद ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से अवेयरनेस फैलाना है। पाकिस्तान और पाकिस्तान की खवातीन चंद उन एक ममालिक में से हैं जहाँ पे ये ट्रेंड बहुत ज्यादा है और सबसे बड़ी बात यह कि क्योर नहीं किया जाता, प्रिवेंशन नहीं की जाती, दोनों चीजें नहीं है, दोनों चीजों में मसाइल और अवेयरनेस नहीं है जैसे कि उन्होंने कहा। तो इसका मकसद ये है कि हम आपको अवेयर भी करें, साथ आपको प्रिवेंशन के हवाले से भी बताएं, क्योर के हवाले से भी बताएं, हर एस्पेक्ट के ऊपर हम बात करें ब्रेस्ट कैंसर को लेकर। विद दैट, आज हमारे सबसे बेहतरीन दोस्त पाकिस्तान के दी आयरन ब्रदर चीन का कौमी दिन है, 1 अक्टूबर है और आज ही के दिन 1949 चीन ने आज़ादी हासिल की थी। चीन का आज कौमी दिन है, चीन के अंदर छुट्टी है, पब्लिक हॉलीडे। सो जितने भी हमारे चाइनीज़ दोस्त देख रहे हैं उन सबको हमारी तरफ से वेरी हैप्पी नेशनल डे। अल्लाह करे आपका जो आने वाला वक्त है वो बहुत अच्छे से गुजरे और चीन और पाकिस्तान की दोस्ती वक्त के साथ मजीद मजबूत होती चली जाए। बिल्कुल ऐसा ही है और इसके साथ साथ आज के शो में एज यूजुअल बहुत सारे इंफॉर्मेटिव सेगमेंट्स हैं, हमारी पॉलिटिकल डिस्कशंस हैं और पिंक टूबर के हवाले से यानी ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के हवाले से हमारा एक प्रॉपर सेगमेंट डेडिकेटेड है, हम इस पर बात करेंगे ऑन एंड ऑफ। लेकिन उससे पहले हम आपको बताएंगे आज की हेडलाइंस। ब्रेस्ट कैंसर से मुतल्लिक आगाही के लिए एक्सप्रेसो की खुसूसी पिंक टूबर मुहिम का आगाज। नवाज शरीफ ने बैरून मुल्क जाकर पूरे निजाम की तज़हीक की, हुकूमत और अवाम से धोखा किया। अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस की अपीलों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। अमरीका, यूरोप और भारत में इस्लामोफोबिया का बढ़ता हुआ रुझान। वजीर आजम इमरान खान ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा से आलमी दिन मनाने का मुतालबा कर दिया। जानिए नाश्ते और दोपहर के खाने के लिए यकसा मशहूर चिकट चनों की दिलचस्प तारीख एक्सप्रेसो के सेगमेंट देसी फूड में। अमरीकी सदारती इंतखाबात के लिए पुरजोर इंतखाबी मुहिम जारी। वजीर आजम का नेशनल इमरजेंसी हेल्पलाइन कायम करने का फैसला, नागहानी सूरत में शहरी की फौरी मदद मुमकिन होगी। मुल्क भर में यूटिलिटी स्टोर्स पर अशाए खुर्दनोश की कीमतों में इजाफे के हुकूमती फैसले पर इतलाक आज से होगा। मेरा पाकिस्तान में करेंगे शाही किले की सैर एक नए अंदाज में, हिना न्याजी के साथ। लेजेंडरी अदाकार दिलीप कुमार के आबाई घर को महफूज बनाने का फैसला, पेशावर के शहरियों से तस्वीरें पोस्ट करने की अपील कर दी। मुझे सबसे ज्यादा हेडलाइंस में खाने की बात समझ में आई है। इनको जिंदगी में भी, प्रैक्टिकल लाइफ में भी सबसे ज्यादा यही बात समझ आती है। जाहिर है मैं लाहौरी हूँ, ओके। लेकिन जी अभी हमने आपको बताने हैं आज के अखबार। वेलकम बैक जी। सबसे पहले रोजनामा एक्सप्रेस की हेडलाइन, नवाज शरीफ हुकूमत और अवाम को धोखा देकर लंदन गए। कल बड़े जबरदस्त तगड़े रिमार्क्स नवाज शरीफ के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने आए हैं। मुजरिम का बाहर जाना पूरे निजाम की तज़हीक, हुकूमत आइंदा ख्याल रखे, किसी को ऐसे बाहर नहीं जाने देना चाहिए। जस्टिस मोहसिन कियानी साहब ने कहा है वो बाहर बैठकर हंस रहा होगा, उसका रवैया शर्मनाक, हजारों के इस इल्तवा में और यहाँ वक्त जाय हो रहा है। हम शवाहिद के साथ खुद को मुतमईन करना चाहते हैं। अदालत ने ये भी रिमार्क्स दिए। इस खबर की तफसील आपको रोजनामा एक्सप्रेस में मिलेगी। इसके साथ साथ एक्सप्रेस ट्रिब्यून से आपको बताएं कि इट्स डिफिकल्ट जरदारी सेज ख्वाजा आसिफ, आई स्टिल हैव रिजर्वेशन अगेंस्ट दिस जेंटलमैन जरदारी, द फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर डिस्क्लोज्ड ऑन एक्सप्रेस न्यूज टॉक शो to the point with Mansoor Ali Khan, suggesting that there is still some bad blood between the two parties which were once bitter rivals. It also indicates that the alliance might be on shaky ground. और इसका मतलब ये है कि अभी वो जो एक रिफ्ट है वो मौजूद है, अपोजिशन मुत्तहिद नजर नहीं आती है। इस खबर को ट्रिब्यून में आप पढ़ सकते हैं। भारत के हवाले से बात करें तो भारतीय अदालत का अंधा इंसाफ, बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले तमाम 32 मुल्जिमान को बरी कर दिया गया है। यह फैसला शर्मनाक है, पाकिस्तान ने कहा है।
मस्जिद को किसी बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत मुनहदिम नहीं किया गया। मुल्जिमान के खिलाफ ठोस शवाहिद नहीं है। अदालत का ऐसा कहना था, हमने मस्जिद तोड़ी, ये हिंदू मजहब की फतेह है। मुल्जिम भगवान गोयल का ये कहना है, मतलब जिसने ये किया कन्फेस कर रहा है कि हमने किया। और जो सो कॉल्ड सेकुलर भारत है उसके अंदर एक इतनी बड़ी तारीखी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। मुल्जिम ने कन्फेस किया, अदालत कहती है शवाहिद नहीं है। दिस इज व्हाट जस्टिस सिस्टम इज इन इंडिया। सो इस पर हम बात भी करेंगे। अब बढ़ते हैं हम आज की बड़ी खबर की जाए। और कौमों को ख़वातीन बनाती हैं। हमारी माएँ बहनें ऐसे बच्चे पैदा करती हैं जो कौमों को फिर तारिक बिन ज़ियाद और सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी और मोहम्मद अली जिन्ना और फातिमा जिन्ना देते हैं। ये जो ब्रेस्ट कैंसर का इशू है इसकी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। कौमी असम्बली और पार्लियामान का फोरम यूज़ किया गया है। यही तो इस पार्लियामान का असल काम है। इस वक्त पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर हमारे मुल्क में। कैन यू बिलीव इट? पिंक रिबन का हिस्सा बना, मैं इस मूवमेंट का हिस्सा हूं। क्या है? मैं उन तमाम लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा जो इस वक्त देख रहे हैं वो फुली सपोर्ट करें पिंक पाकिस्तान ट्रस्ट को, ताकि हमारे मुल्क की माएँ बहनें बच्चियां एक अच्छी और हेल्दी जिंदगी गुजार सकें। और अब बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के हवाले से। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी हर साल अक्टूबर को ब्रेस्ट कैंसर से मुतल्लिक आगाही के तौर पर मनाया जाता है। ब्रेस्ट कैंसर की अलामत पिंक रिबन की निस्बत से पिंक ट्यूबर कहा जाता है, जिसका मकसद कैंसर के बारे में आगाही फैलाना है। जदीद तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान का शुमार उन मुल्कों में होता है जहाँ खवातीन में तेजी से ब्रेस्ट कैंसर में इजाफा देखने में आया है। ब्रेस्ट कैंसर खवातीन में अमवात की दूसरी बड़ी वजह है और एक अंदाजे के मुताबिक अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में हर साल 90,000 केसेस रिपोर्ट होते हैं, जिसमें से 40,000 से ज़ायद खवातीन जिंदगी की बाजी हार जाती हैं। हर 9 में से एक पाकिस्तानी खातून को अपनी जिंदगी के किसी न किसी मरहले पर ब्रेस्ट कैंसर का खतरा लाहक होता है और इस हवाले से ये पूरा मन डेडिकेटेड होता है अवेयरनेस, इसकी प्रिवेंशन, इस सवाल बात करते हैं और इस हवाले से अवेयर किया जा सके, लोगों को बताया जा सके कितना नाजुक ये मामला है। 90,000 लोग इससे मुतासर होते हैं और 40,000 खवातीन सिर्फ इस एक मरज से जो कि समहाउ जिसे बचा जा सकता है एहतियात करके अपनी ज़िंदगी की बाजी हार जाती हैं। दैट्स अ बिग नंबर और एशिया के अंदर हम वन ऑफ द टॉप कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ये पाया जाता है। इस वक्त वक़ार अहमद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपको मालूम है कि मुख्तलिफ जो मामलात हैं, ख़ास तौर पर हम नफ्सियाती उमूर को लेकर, आगाही के मामलात को लेकर उनसे हम बात करते हैं, उनसे भी हम इस हवाले से बात करेंगे। बट ये व्हाट वी हैव अर्मिला, बिल्कुल हम डिस्कशन के डॉक्टर जुबैदा काजी को ज्वाइन करेंगे, बिल्कुल कराची से मौजूद हैं, उनसे भी हम जानेंगे और ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से उनसे भी हम डिस्कशन करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जुबैदा कि आपने हमें ज्वाइन किया। और सबसे पहले इस दिन के हवाले से, इस महीने के हवाले से स्पेशली मैं बात करूंगी। हम पिंक ट्यूबर कहते हैं इसे, कितना ज़रूरी है ख़वातीन को इस हवाले से अवेयरनेस देना? बहुत शुक्रिया फोरम पे बुलाने का और इस अहम मौजू पे बात करने का। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि हमारी जो स्टैटिस्टिक्स हैं, जो कि नॉन साइंटिफिक नंबर्स हैं, क्योंकि नेशनल रिफॉर्म पे हमारे पास डाटा मौजूद नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल वर्ल्ड में ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस और पाकिस्तान का इंसिडेंस जो है वो सेम है, लेकिन द फ़र्क है वो है मोर्टेलिटी रेट पे, शरह अमवात में। हमारे यहाँ शरह अमवात कंपैरेटिवली जो है वो काफ़ी नंबर उसके हाई हैं। जैसा कि आपने अभी बताया कि हर साल हमारी जो पोटेंशियल इफेक्टीज़ हैं, हमारी जो वो औरत है जो हाई रिस्क पे है, जो 40 साल से 45 उम्र की ब्रैकेट में, एज ब्रैकेट में आती है, वो है हमारे यहाँ तकरीबन 3-3.5 करोड़ के करीब की आबादी। और उसमें से जो है वो 40 से 45
20 लाख जो है वो पोटेंशियल इफेक्टीज आपके पास मौजूद हैं जो अफेक्टेड होती हैं। तो अगर हम एक में से 8 औरत जो WHO का ने हमें बताया हुआ है, क्योंकि हमारा अपना डाटा मौजूद नहीं है, तो उसमें अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो हज़ारों जानें जो हैं वो साल भर में जो है वो लुक़मा अजल बन जाती हैं। और सिंपल अवेयरनेस, एक बहुत छोटी सी आगाही और इन हज़ारों जानों को बचा सकती है। ये एक बहुत खुशाइन बात है मैं कहूँगी ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से। और ये ही आगाही पहुँचाना, इसके लिए सबसे अच्छा फोरम सोशल मीडिया से बेहतर, मीडिया से बेहतर, TV चैनल से बेहतर कोई नहीं होता, क्योंकि मासेस में इसकी आगाही बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली उन खवातीन में जो अंडर प्रिविलेज कम्युनिटीज़ हैं, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं, जहाँ पर बिल्कुल भी खवातीन को इस बात की अवेयरनेस नहीं है कि अगर हम, और ये आगाही ये है कि ब्रेस्ट कैंसर क्या है और सेल्फ एग्जामिनेशन कैसे करनी है। ठीक है। अच्छा, एक हमारी सोशल नॉर्म्स कह लें या मसाइल कह लें, उनमें से ये भी है कि उमूमी तौर पे खवातीन बताती नहीं हैं, खवातीन जिक्र नहीं करती, और बहुत से लोगों को तो इस टर्मिनोलॉजी का नहीं पता कि ब्रेस्ट कैंसर या छाती का सरतान, इसके बारे में बात भी करनी है या ये बेसिकली है क्या। तो आपको बेसिकली क्या लगता है जो इसमें मेल्स हजरात हैं, जो फैमिली के मेल मेंबर्स हैं, उनका क्या रोल है कि वो खवातीन को इनकरेज करें, अगर कुछ सिम्टम्स फील करती हैं तो उसको एक्सप्रेस करें, बताएं उसको। देखिए, बहुत अच्छी बात आपने की कि हमारे यहाँ ब्रेस्ट कैंसर जो है वो इट्स अ टैबू, स्टिल अ टैबू। हालांकि ये बाकी कैंसर्स की तरह, बाकी बीमारियों की तरह एक बीमारी है और औरत की जिस्म का एक हिस्सा है ब्रेस्ट, जिसमें ये कैंसर हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ औरत को इतनी शख्सी आज़ादी है नहीं कि वो अपने पर्सनल इश्यूज़ पे खुल के बात कर सके, और इस टैबू को ब्रेक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि मर्द हजरात भी उतने ही अवेयर हों इस बीमारी से और इसकी जांच किस तरह करनी है उससे, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर फीमेल्स में नहीं सिर्फ मेल्स में भी हो जाता है। मेल में क्योंकि इसका इंसिडेंस इतना हाई नहीं है बट होता है, तो एक तो ये भी उनको पता होना चाहिए। दूसरा ये कि अगर बीमारी जो है वो सामने आती है तो वो इतना कॉन्फिडेंस अपनी औरत को दें कि वो बात कर सके, और उसके साइन एंड सिम्टम्स जो हैं वो अगर नजर आते हैं। इस एक और पॉइंट हम इसमें जरूर ऐड करना चाहेंगे कि जब हम इलाज की बात करते हैं तो मेल डॉक्टर्स के हवाले से ये भी एक हम इस पे पॉइंट आउट इस पे कि क्या मेल डॉक्टर्स का ना होना या उनकी कमी होना, बेसिकली खवातीन इस हवाले से बड़ी रिलक्टेंट होती है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इसी बात को हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वकार अहमद मलिक भी हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किए हुए हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से हम बात कर रहे थे। ब्रेक पर जाने से पहले वकार भी मैंने एक सवाल छोड़ा था कि बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं, ख़वातीन रिलक्टेंट होती हैं मेल डॉक्टर्स के पास जाने से, और उसकी एक रीज़न भी यही है कि ज़्यादातर मेल इस फील्ड में है और ख़वातीन की कमी है। क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, अभी आपने मोर्टेलिटी रेट के हवाले से बात की थी। डॉक्टर साहब ने बिल्कुल बजा फरमाया कि मतलब वहाँ पे तो जहाँ तक इस मर्ज़ का फैलाव का ताल्लुक है उसमें तो कोई इंटरनेशनली वो ऐसे ही है। मोर्टेलिटी रेट जो है वो पाकिस्तान में ज़्यादा है, और उस ज़्यादा होने की वजह यह है कि ये हमेशा जो निचली क्लासेस हैं उसमें ज़्यादा देखा गया, अगर डाटा को देखा जाए। अमेरिका में जो है ओवर द टाइम ये जो ज़िंदगी बचाने वाला मामला है ये बहुत बेहतर हुआ है, यानी अब वहाँ पे 38:1 की रेशो आ गई है। सही। अब कहने का मतलब ये है कि वो जो टैबोज हैं, अभी साइकोलॉजी में भी जितने भी डिसऑर्डर्स की ट्रीटमेंट होती है वो एक कंडीशन के साथ होती है कि सोशल सपोर्ट जो है वो मस्ट है। अगर सोशल सपोर्ट नहीं है तो साइकोलॉजी फेल हो जाती है। बिल्कुल इसी तरीके से जो टैबोज से मुतालिक चाहे वो मेडिकल के ये इस तरह के मामला हैं, ये सोशल सपोर्ट के बगैर पॉसिबल नहीं है। तो आप ये कह रहे हैं कि जितना खवातीन को आगाह करने की जरूरत है उतना ही हजरात को भी आगाह करने की और रिस्पॉन्सिबल करने की एग्जैक्टली। और मैं तो ये कहता हूँ खवातीन को तो डेफिनेटली आगाह करने की जरूरत है। वो जो दूसरा है उसको सोशल सपोर्ट जो मर्द हैं उसको कहीं ज्यादा आगाह करने की जरूरत है, क्योंकि वो उस डिसीजन पे बैठे हुए हैं, बेसिकली डिसीजन पावर उनके पास है। ये जो भी है इस वक्त डोमिनेट तो है मेल। इस डिस्कशन का कितना हिस्सा है इसमें? ये जो डिस्कशन हम कर रहे हैं हर ड्राइंग रूम के अंदर, हर टीवी लाउंज के अंदर इस वक्त हम हैं, तो इसका कितना इंपैक्ट है? मेरा ख्याल है कि इस पे जितनी ज्यादा आवाज उठाई जाएगी, मिसाल के तौर पे आपका जिस तरह डॉक्टर साहब कह रही हैं कि इस वक्त सबसे इफेक्टिव है जो आपका सोशल मीडिया है, आपका मेन स्ट्रीम मीडिया है, आप जितनी ज्यादा बात करेंगे इस पे तो लोगों के साइकोलॉजिकली स्पीकिंग मतलब टैबू जो है इस तरह टूटते हैं। आप बात करते हैं, आप लाउड होते हैं, टैबू टूटता है। जिस तरह टैबूज टूटते हैं तो उसके साथ वो बात करना मतलब शुरू। डॉक्टर साहब आपकी तरफ जस्ट वी आर कमिंग बैक, गवर्नमेंट क्या रोल प्ले कर रही है जी इस सारी सूरत हाल को लेकर? कल हमने देखा है हमारी पार्लियामेंट को, सारी सरकारी इमारत को पिंक लाइट से सजा दिया गया, एक मैसेज तो दिया अवेयरनेस के लिए, लेकिन ऑन प्रैक्टिकल ग्राउंड्स हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा वीक है। तो आप चूंकि पिंक पाकिस्तान को हेड करती हैं, क्या करिए गवर्नमेंट और क्या करना चाहिए अगर हम आपसे पूछें?
मैं कहूँगी कि गवर्नमेंट को बहुत अच्छा काम कर रही है जहाँ गवर्नमेंट को करना चाहिए, लेकिन ये पिंक अक्टूबर मनाना या पिंक लाइटें लगा देना हमारे लिए इनफ नहीं है। ये हमें डे टू डे वर्किंग में रहना है और गवर्नमेंट के इदारे जो बेसिक हेल्थ के यूनिट्स हैं, जो अब हमें पब्लिक सेक्टर को स्ट्रेंथन करना है, तो हमारा सबसे अच्छा कम्युनिटी का लिंक होता है जो बेसिक हेल्थ केयर यूनिट होता है। उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पर जो पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिशनर बैठा हुआ होता है वो कम्युनिटी से लिंक्ड होता है। उसको अवेयर करना जरूरी है ताकि ये मासेस में इंफॉर्मेशन फैल सके। और इंफॉर्मेशन ये फैलनी है कि अर्ली डिटेक्शन करनी है। जितनी जल्दी इस मर्ज की तशखीस होगी उतना इसका मुकम्मल और मौसर इलाज होगा और महदूद वसाइल के अंदर रह के हो सकेगा। अच्छा डॉक्टर जुबैदा, साथ साथ हमारी खवातीन को आप इसी नोट पर ये भी अवेयरनेस दे दें कि सेल्फ एग्जामिन कितना ज़रूरी है, और अगर उनको कोई भी चेंजेस अपनी बॉडी में फील हो रही हैं तो किस तरह से उन्होंने उस पर नोटिस लेना, उसको इग्नोर नहीं करना। देखिए, इसका एक इंटरनेशनल रूल है सेल्फ एग्जामिनेशन का। एक तो एज का क्राइटेरिया होता है और जो मैं आपको बताऊंगी कि अर्ली डिटेक्शन का कंप्लीट ये है कि सेल्फ एग्जामिनेशन प्लस मेमोग्राम होना, क्योंकि जो छोटी मोटी गांठ होती है वो आपको अर्ली डिटेक्ट नहीं होती। उसके लिए आपको छाती का एक्सरे यानी मेमोग्राम कराना जरूरी होता है। लेकिन एक औरत को हर महीने में एक दफा अपना ब्रेस्ट को एग्जामिन करना, ताकि उसको पता रहे कि नॉर्मल ब्रेस्ट क्या है और उसमें जब चेंजेस आएंगी तो वो क्या होंगी। और वो सिर्फ गांठ को महसूस करने के अलावा स्किन पे मल्टीपल चेंजेस आती हैं कि स्किन की थिकनेस हो जाती है, उसकी शक्ल में तब्दीली आ जाती है, रंगत में तब्दीली आ जाती है, कोई डिस्चार्ज फील हो सकता है। जिस तरह की बहुत सारी अलामात होती हैं जिसको औरत बड़े आराम से देख सकती है, डिटेक्ट कर सकती है, और उसकी सूरत में वो करीबी जो भी उसका लिंक मौजूद है, डॉक्टर मौजूद है, लेडी हेल्थ वर्कर मौजूद है, मिडवाइफ है, इवन आप ऑब्स्टेट्रिशियन के पास बहुत कॉमनली जाती है हमारी डॉक्टर्स, उनके पास जाके ताकि वो उनको सही जगह रेफर कर सकें। और हमारी ऑर्गेनाइजेशन का मकसद भी यही है कि वो हमारे पास आए तो हम उन्हें बेहतर तरीके से उन जगहों पर रेफर कर सकें जहाँ पे उनका मौसर इलाज हो सके। और बेसिकली हमारी पहली दर्सगाह तो हमारी वालिदा हैं, वो हमें बताती हैं, खासतौर पे बच्चियों को लेकर। बच्चियां ज़्यादा इन टच होती है पर्सनल मैटर्स को भी लेकर या फिजिकल चेंजेस को भी लेकर। तो माओं का क्या किरदार है इस वक्त जो आपको देख रही हैं? विद दैट टीचर्स आपका दूसरा एक ऐसा प्लेटफॉर्म होती है जिससे आप एक्सप्रेस करते हैं या डिस्कस कर सकते हैं, अवेयरनेस ले सकते हैं। इन दोनों शोबों को या इन दोनों प्लेटफॉर्म्स को आप कैसे एलिब्रेट करेंगे, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? इसके लिए कि हमारे पास अवेयरनेस सेंटर्स मौजूद होना बहुत ज़रूरी है, जो कि हमने पूरे इस वक्त कराची में डिफरेंट जगहों पे स्पेशली स्लम्स में बनाए हुए हैं, जहाँ पर ख़वातीन जो है वो बड़े आराम से, क्यों कम्युनिटी बेस्ड होती हैं तो वो जमा हो जाती हैं और वहाँ पर उनको अवेयरनेस सेशंस दिए जाते हैं। स्पेशली माओं को, जिनकी आप बात कर रहे हैं, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब बेटियों को झिझक है माँ से ही बात नहीं कर सकती तो वो फिर आगे तो कुछ भी नहीं कर सकती। तो माओं को अगर ये आगाही है कि उनके अपने अंदर या उनकी बेटियों के अंदर ये चेंजेस आएंगी तो वो उन्हें बताना है। और ये गाहे बगाहे माओं को हम बताते हैं अपने अवेयरनेस सेंटर्स पे सेशंस लेके कंटिन्यूस बेसिस पे, सिर्फ एक महीने में नहीं, महीने में एक बार दो बार। ठीक हो गया डॉक्टर जुबैदा, आपसे हम थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया इस हवाले से अवेयरनेस दी। वकाब भाई, एक आखिरी सवाल था सजेशंस के हवाले से। पिछले साल हमने देखा था कि मैच को साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान का जब मैच हुआ तो उसको पिंक मैच करा दिया गया। इस तरह के डिफरेंट इकदाम किए जा सकते हैं हम अवेयरनेस के हवाले से? एग्जैक्टली किए जा सकते हैं, और हमें सिर्फ ये समझने की जरूरत है और ये जानने की जरूरत है कि साइंस के अंदर ट्रीटमेंट जो है वो पूरा मौजूद है काफ़ी हद तक, यानी और जहाँ जहाँ आगाही ज़्यादा हुई है, जहाँ पे आगाही ज़्यादा हुई है वहाँ पे इसका मोर्टेलिटी रेट कम हुआ है। तो हम आगाही के लिए चाहे मैचेस हों, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर पे जिस तरह आपने कहा कि बिल्डिंग्स के ऊपर पिंक लाइट्स, और ये जितनी ज़्यादा होगा, आगाही जितनी ज़्यादा होगी, हमारे पास वो सारी डेटा साइंस बता रही है कि इसका आगाही के साथ ट्रीटमेंट मौजूद है। आगाही की ज़रूरत है, जितनी ज़्यादा आगाही होगी उतना ही बेहतर होगा। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया वकाब भाई आपका, आपने हमें ज्वाइन किया। इसके साथ साथ डॉक्टर जुबैदा साहिबा उन्होंने हमें ज्वाइन किया। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, जो पिंकटूबर है इसके हवाले से मजीद हम ऑन एंड ऑफ अपने शो में जिक्र करते रहेंगे। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। के अंदर भी डिस्कस हुआ है, हम इस्लामोफोबिया की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, इस्लामोफोबिया की बात करें तो इस वक्त अमेरिका, यूरोप और भारत में मुस्लिम मुखालिफ जज्बात में खतरनाक हद तक इजाफा हुआ है, जिससे दुनिया भर के मुसलमानों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा है। वज़ीर आज़म इमरान खान दुनिया के मुख्तलिफ फोरम्स पे इस रुझान को कम करने के लिए कोशा है। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में इस्लामोफोबिया के हवाले से और इसके खतरनाक असरात के हवाले से आगाह करते हुए एक मैसेज भी दिया और इस दिन को मनाने का मुतालबा भी किया। बिल्कुल, इमरान खान ने कहा इस हवाले से एक दिन होना चाहिए जो अवेयर करे और एक सोची समझी साजिश के तहत इस्लाम के खिलाफ जज्बात को उभारा जा रहा है। इसी हवाले से हम अगर यूरोप की बात करें, वहां पे इस रुझान में बहुत इजाफा हो रहा है। एक रिपोर्ट है हमारे पास, इसको देखिए, वापस आके बात करते हैं।
यहाँ तक कि जो नजरें आपको देखती हैं ये एक एहसास है, एक एहसास कबूल ना किए जाने का, मुख्तलिफ होने का। ये एहसास कि आपको बर्लिन या जर्मनी को अपने घर के तौर पर देखने की इजाजत नहीं, हालांकि आप इसको अपने घर के तौर पर देखना चाहते हैं। रायना तस्यूरी बर्लिन में ही पैदा हुई और वहीं पली बड़ी हैं, मगर अपने बचपन ही से वो देखती आई हैं कि उन जैसे लोगों के साथ रवैये मुख्तलिफ होते हैं। जब मैं छठी क्लास में थी तो हम एक मुकामी सेहत के मरकज की सैर को गए, जहां मेरी वालदा बतौर डॉक्टर काम करती थी। एक उस्तानी ने हमें वहां मालूमात दी कि वहां लोग मुख्तलिफ तरह के काम करते हैं। खातून टीचर्स ने हमें डॉक्टर के बारे में बताया, समाजी कारकुनों के बारे में बताया और सफाई करने वाली खवातीन के बारे में। और जब उन्होंने सफाई करने वाली खवातीन कहा तो उन्होंने मेरी वालदा की तरफ इशारा किया, जो इत्तफाकन उस गैदरिंग में हमारी तरफ चलती हुई आ रही थी। जर्मनी में मुसलमानों और मसाजिद पर हमलों में इजाफा हो रहा है। गुज़श्ता बरस हुकूमत ने ऐसे 184 वाक़यात रजिस्टर किए। रायना ने अब अपनी आवाज बुलंद करना शुरू कर दी है ताकि मुसलमान मुखालिफ नस्ल परस्ती को सामने लाया जा सके। वो जर्मनी को एक ऐसा मुल्क बनाना चाहती हैं जहां मुसलमान अपना घर समझ सकें। ये तो इमरान इस्लामफोबिया के हवाले से जर्मनी की सूरत हाल थी, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान मुख्तलिफ फोरम्स पे इसको बहुत जो कह लें बड़े ज़बरदस्त तरीके से हाईलाइट कर चुके हैं कि इस्लामफोबिया जो है इसके रुझान को कम करने की और इमरान खान एक एम्बेसडर के तौर पे सामने आए हैं, एक एडवोकेट के तौर पे दुनिया के सामने इस मसले को लाने के लिए। इमरान खान साहब क्या कहते रहे हैं डिफरेंट ओकेजन्स के ऊपर, सुनिए। इमरान खान साहब की हम आपको सुनाते हैं गुफ्तगू, लेकिन मैं बता दूं यहाँ पे कि उन्होंने सबसे पहले इंटरनेशनल अरीना के ऊपर यूनाइटेड नेशंस के अंदर सलामती काउंसिल में सबसे पहले उन्होंने बात की, और फिर दीगर जो लीडरान हैं जिसमें तुर्की के सदर हैं, जिसमें मलेशियन प्राइम मिनिस्टर हैं और दीगर जो इस्लामिक दुनिया के लीडर्स हैं, उन्होंने भी इस पर बात की। इस वक्त हमें हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी साहब ज्वाइन कर रहे हैं, आप मुआविन खुसूसी हैं वज़ीर आज़म के मजहबी हमांगी के ऊपर। उनसे हम ज़रा इसी मामले पर बात करते हैं और उनसे हम पूछते हैं कि वो इस मामले में क्या राय रखते हैं। हाफिज़ साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें वक्त दिया। बड़ी अहम जिम्मेदारी भी आपको दी गई है। ये जो इस्लामोफोबिया है इसके ऊपर पूरी दुनिया में इसका रुझान बढ़ता चला जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान हर हवाले से इस पर आवाज़ भी उठाते आए हैं। इसको रोकने के लिए आपको क्या लगता है, क्या हिकमत अमली होनी चाहिए? गुजारिश ये है कि वज़ीर आज़म साहब ने तो हर फोरम पर यह आवाज़ बुलंद की है और ज़रूरत इस बात की है कि जो अमन पसंद क़ुव्वतें हैं तमाम मज़ाहिब की, वो आगे बढ़ें और ये इस्लामोफोबिया का जो मामला है इसको ख़त्म करने की कोशिश करें। और उसके लिए एक मजबूत हिकमत अमली ये है कि तमाम मज़ाहिब की क़यादत के दरमियान जो मुकालमा है उसकी राह को हमवार किया जाए। और इस सिलसिले में हम बहुत काम पाकिस्तान में हुआ है और हमारी ये ख्वाहिश है कि जिस नहज पे पाकिस्तान में बैनुल मज़ाहिब मुकालमे की बात हो रही है उसी नहज पे दुनिया में भी इस पर बात होनी चाहिए, ताकि इस्लामी फोबिया और इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी को प्रमोट करने वाली जो चीज़ें हैं वो ख़त्म हों। ठीक है, ठीक है। अच्छा हाफिज़ साहब, वज़ीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा के खिताब में भी इस्लामोफोबिया के जो कह लें उसके खिलाफ दिन मनाने का मुतालबा किया था, क्या कहेंगे इस हवाले से, कितना ज़रूरी है ये तो कल जो फैसला आया बाबरी मस्जिद का, उसके बाद भी ये बात साबित हो गई कि सिर्फ हुकूमत ही नहीं, भारत के अंदर जो उनकी अदलिया है वो भी इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी की सरपरस्ती कर रही है। तो ऐसी सूरत हाल में जो मज़ालिम हो रहे हैं भारत के अंदर, बिलखुसूस मुसलमानों पर, मसीहियों पर, सिखों पर, हिंदुओं पर, वो दुनिया के सामने लाने की ज़रूरत है। और RSS जो है और फिर उसकी सरपरस्ती जिस तरह नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, और अब नज़र आया कि सिर्फ नरेंद्र मोदी ही नहीं बल्कि भारतीय अदलिया भी, ये एक ऐसा मज़हक़-खेज़ फ़ैसला है जिससे ये वाज़े होता है कि भारत जो है वो मुसलमानों के लिए, मसीहियों के लिए, निचली ज़ात के हिंदुओं के लिए, सिखों के लिए अब जहन्नुम बनता जा रहा है। तो दुनिया को इस तरफ तवज्जो करनी होगी और भारत के इस रवैये का जो है वो नोटिस लेना होगा। अगर इसका नोटिस नहीं लिया जाता तो उससे बहुत ज़्यादा
इस खित्ते के अमन को नुकसान पहुँचने का ख़तरा है। लिहाजा अक़वाम मुत्तहिदा, इस्लामी ताउन तंजीम, OIC और इंसानी हकूक़ के इदारों को इस तरफ तवज्जो करनी चाहिए। वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया, साहब मामले पे बात की। अच्छा, एक जानिब भारत, दुनिया भर में तो सिर्फ इस्लामोफोबिया है ना, लेकिन भारत में उसके साथ हिंदुत्व है। एक जानिब इस्लाम के लिए नफरत है और दूसरा एक्सट्रीमिज्म है टुवर्ड्स हिंदू मजहब। तो ये दोनों चीजें बहुत खतरनाक हैं। भारत की तरफ दुनिया को देखना होगा जो भारत में हो रहा है। इस नोट पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक, आप एक्सप्रेसो देख रहे हैं और अब बात करते हैं हम रोमांस के बादशाह, जबरदस्त भारतीय अदाकार दिलीप कुमार साहब की। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने एक बड़ा जबरदस्त फैसला लिया है जिसमें मशहूर भारतीय अदाकार दिलीप कुमार साहब और राज कपूर साहब के आबाई मकानात जो कि पेशावर के अंदर मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर, उनको अजायब घर करार दिया जा रहा है और इसके हवाले से कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। बिल्कुल, और घरों की तज़ीनो आराइश के बाद उन्हें आम शहरियों के लिए खोल दिया जाएगा। कल ट्विटर पर इमरान दिलीप कुमार साहब ने अपने घर की तस्वीर किसी ने शेयर की और उसके बाद उन्होंने उसको रीट्वीट किया और कहा कि ये जो घर की तस्वीर है पेशावर से जितने लोग उसको देख चुके हैं वो मेरे साथ शेयर करें और हैशटैग दिलीप कुमार उसके साथ करेंगे तो मैं ये पिक्चर्स देखूंगा और उनको रीट्वीट भी करूंगा एंड ही इज वेरी हैप्पी अबाउट इट। आबाई घर आपको भी मालूम है, हमारे गांव के आबाई घर हो, हमारी नानी का या दादी का घर हो, आबाई घर से हमारी एफिलिएशन हम सब की, सब कॉन्टिनेंट के सभी रहने वालों की होती है, इनफैक्ट दुनिया भर के सभी इंसानों की होती है। तो पानकोर पेशावर को बिलखुसूस ये एजाज़ हासिल है कि यहाँ पे बहुत कदीमी घर, बहुत कदीमी बिल्डिंग्स मौजूद हैं। तो अब जब खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट ने ये फैसला किया, बड़ा अच्छा फैसला है। मैं तो कहता हूँ कि पाकिस्तान के दीगर जो लेजेंड्स हैं जैसे नुसरत फतेह अली खान है, मैडम नूर जहान है, मेहदी हसन खान साहब हैं, इनके घरों को भी ये दर्जा दिया जाना चाहिए और पब्लिक के लिए खोलना चाहिए, अपने लेजेंड्स को भी हमें। और वैसे शान ने इस पे ट्वीट भी किया था, आपको याद है? शान ने ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मैडम नूर जहां के घर को भी एक अजायब घर करार दिया जाए। वासिफ चौधरी ने भी कुछ रिएक्शन दिया था, तो मिला जुला रद्द अमल था, लेकिन उसके साथ साथ इमरान हमारे पास साइंस एंड टेक में भी कुछ है। बिल्कुल जी, साइंस और टेक में बात करें तो आजकल के जदीद दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मैदान में हैरान कर देने वाली तरक्की जारी है और वो वक्त दूर नहीं जब मस्नूई ज़हानत दुनिया में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां लाएगी। मलेशिया के एक नौजवान की बात की जाए, मुसलमान नौजवान की बात की जाए तो उन्होंने जी एक रोबोट बनाया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, मोहम्मद वासिल उनका नाम है और उन्होंने दुनिया का जदीद तरीन मस्नूई ज़हानत वाला रोबोट तैयार कर लिया है। और ये बड़ी अच्छी बात है, खासतौर पर हम अगर अपनी इस्लामी रवायात के बारे में बात करें तो साइंस की, मैथमेटिक्स की बुनियाद, फिजिक्स की बुनियाद मुसलमान साइंसदानों ने रखी और फिर पूरी दुनिया ने उसके ऊपर तरक्की की, उसको बुनियाद बनाकर। और अब ये मोहम्मद वासिल जो हमारे सामने हैं, मलेशिया से इनका ताल्लुक़ है, हमारे ब्रदर इस्लामी मुल्क से, और उन्होंने ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम किया। हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है और हम उम्मीद करते हैं पाकिस्तान में नस्ट बड़ा अच्छा काम करेगी इसके लिए। आपको रिसेंटली कोविड के अंदर याद होगा हमने वेंटिलेटर्स बनाए और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर दीगर जो हमारी साइंस यूनिवर्सिटीज़ हैं। सो रिसर्च ओरिएंटेड काम बहुत ज़रूरी है। विद दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले वक्त में जो ह्यूमन इंटरफेरेंस है मुख्तलिफ मामलात में उसकी कमी को किया जा रहा है और हम समझते हैं कि इस पर भी काम किया जाना चाहिए इवन इन पाकिस्तान। सो राइट नाउ वी जस्ट वांट टू विश मोहम्मद वासिल अ वेरी गुड लक एंड वेल डन मोहम्मद। और अभी हम लेंगे एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। सेंटीग्रेड रहेगा। बागों के शहर लाहौर में 41% हवा में नमी के अलावा मौसम खुश्क और गर्म रहेगा। वेलकम बैक वंस अगेन। सेकंड आवर में आपको खुशामदीद कहते हैं। आई होप आप एक्सप्रेसो एंजॉय कर रहे हैं और साथ साथ लाहौर का मौसम भी जो कि थोड़ा सा तब्दील हो गया, हवा थोड़ी बेहतर हो गई। लाहौर के मौसम के साथ साथ लाहौर की जो हिस्ट्री है उसको भी एंजॉय कराना हम आपको बिल्कुल नहीं भूलते। हमारी साथी एंकर हिना न्याजी शाही किले की सैर करवा रही है। हिना से देखते हैं क्या दिखाने वाली है आज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ हिना न्याजी और आप लोग देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान। नाज़रीन, हम एक बार फिर से शाही किला में मौजूद हैं और मैं देख रही थी कि ये इमारत कितनी खूबसूरत है, कितनी अजीम और शान इमारत है। फिर मेरे दिमाग में ये भी आया कि वो कौन अजीम आर्टिस्ट होंगे जिन्होंने इस इमारत को बनाया है, लेकिन आपने घबराना बिल्कुल नहीं है। रिजवान साहब, अपने काम के बारे में कुछ बताइएगा, आप क्या करते हैं? मैं ये मोज़ैक टाइल का काम करता हूँ। इसे उर्दू ज़ुबान में या हमारी ज़ुबान में काशीकारी कहा जाता है। अच्छा, ये मोज़ैक टाइल है? हाँ, इसमें 7 कलर होते हैं। ठीक है, ठीक है। और ये बेसिकली काम मराकश से आया है। ठीक है। फिर उधर से ईरान, फिर होता मुल्तान, मतलब यहाँ फिर लाहौर में है। तो ये सिलिका सैंड से टाइल बनती है। अच्छा। ठीक है। ये ग्लेज टाइल है, ये तकरीबन 1000 डिग्री पे फायर होती है। ठीक है। तो ये
काम ख़राब नहीं होता, बारिश में भी धूप में भी। मतलब इसी इसको वजह बनाया से उस तरह से जाता है, बनाया मतलब फायर किया जाता है ना, तो ये इसलिए धूप और पानी का पकाया जाता है। बिल्कुल। अच्छा, जिस मुझे तरह ये बताएं सिरेमिक्स। कि आपने ये काम सीखा कहाँ से? मैं असल में पाकिस्तान में तो किसी इदारे में ये अभी तक नहीं सिखाया जाता। अच्छा, हाँ। तो फिर आपने कहाँ से सीखी? हमने यही इन्हीं इमारतों पे मतलब काम, पहले हेल्पर आए, फिर आहिस्ता आहिस्ता काम करते, फिर ड्राइंग सीखी, फिर हम मतलब उस्ताद बन गए। फिर इस तो तरह आपकी ड्राइंग बड़ी अच्छी होगी। हाँ, मेरी अच्छी। तस्वीर बना लेंगे आप? नहीं, स्केच नहीं बनता है, फ्लोरल पैटर्न, ज्योमेट्रिकल। ऑलराइट, ठीक जी, है। ये वो वाले। जबरदस्त। रिजवान साहब, ये मोज़ेक टाइल का आपने एक छोटा सा पीस पकड़ा है, जी। ये प्रॉपर एक स्ट्रक्चर बन के क्या बनता है, बताएं हमें। ये एक ज्योमेट्रिकल पैटर्न का पार्ट है। ये देखें ना, ये एक स्टेंसिल पहले हम तैयार करते हैं, इसमें फिर नंबर वाइज पीस 1 बाय 1 तैयार होते हैं, ठीक है, फिर उनको हम जोड़ते हैं। देखिए, अगर मेरे कैमरामैन इसको थोड़ा सा जूम इन करके दिखा सके तो उसके ऊपर कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। हाँ, इसलिए क्योंकि जो पीस जिस जगह को वो उसी जगह पे फिट बैठ, ऑलराइट, वो दूसरी जगह पे नहीं लग तो सकता। इन पीसेस को वहाँ पे कैसे फिक्स करते हैं आप? इसको पहले हम एक टेबल पे जोड़ लेते हैं, ठीक है, इसके बाद फिर दीवार पे लाइम प्लास्टर से इसको 1 बाय 1 एक एक करके लगाया जाता है। अच्छा, तो इसको चिपकाया किस चीज से जाता है? वही जो पुराना मटेरियल होता है लाइमस्टोन से। सर, पीछे टाइल्स बनाई जा रही है, मुझे ये बताएं कि यहाँ पे आप क्या बना रहे हैं? ये हम जाली बना रहे हैं। अच्छा, जाली किस तरह से बनाई जाती है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं ना। ये इसको पहले हमने ड्राइंग की है, ठीक है, तो फिर इसके ये सुराख निकाल के फिर इसको हम हाथ से सारा इसको लिखा, ड्राइंग तो, सारी हाथ से की है। नहीं तो ये बनाया किस चीज पे जाता है ये स्ट्रक्चर? पहले पेपर पे? जी, पहले नहीं, पेपर हमें वो ड्राइंग देते हैं ना, फिर उसकी हमने ऊपर खुद ब खुद उसको लिखते हैं इसको। अच्छा, इसके ऊपर लेकिन मुझे कुछ लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा। वो लिखा हुआ जो था, ये आपको लाइन देख रही है ना? जी जी, ये लाइन नजर आ रही है, ये लिखा हुआ था, इसके साथ फिर हमने सुराख निकाल कर फिर इसको हम जालियां बना रहे हैं। ओके ओके, ठीक है ठीक है। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि किस मटेरियल से बनाया जाता है? ये मार्बल है, मटेरियल नहीं, सिर्फ ये हमारी छेनी है। छेनियाँ? जी जी। छेनियाँ किस चीज के लिए इस्तेमाल होती हैं? ये इसके सुराख बनाने के लिए, ये सारा डिजाइन कर, डिटेलिंग के लिए इस्तेमाल होती है। ओके, और इसमें क्या डिफरेंट कलर्स भी होते हैं या ये इसी तरह वाइट ही रहेगा? ये वाइट ही रहेगा, ये उसका ओरिजिनल कलर है। अच्छा, ओरिजिनल कलर जी, सेम ये इसी तरह ही रहेगा। ठीक है, ठीक। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि एक खिड़की को बनाने में कितना टाइम लगता है और ये कैसे आप इंश्योर करते हैं कि जो खिड़की ऑलरेडी वहाँ मौजूद है ये सिमिलर हो, उससे मिलती जुलती हो? जी, तकरीबन इसको बिल्कुल वैसी ही हो। इसको बनाने में तकरीबन 10 से 15 दिन लग जाते हैं। अच्छा, ठीक है। और ये सेम वही चीज है, उसका तरीकाकार भी वही है, जिस तरह उन्होंने पहले पुराने तरीके से काम किया है ना, उसी तरीके से काम हो रहा है ये। अच्छा जी, हाथ से 19-20 का भी फर्क नहीं होता? नहीं, कोई फर्क अगर मैं जाके पुरानी वाली देख लूँ और नई वाली देख लूँ तो डिटो सेम है? डिटो। ये आप इसकी तस्वीर आप ये देख ले, ये पुरानी वाली की तस्वीर, हम सेम वही चीज बना रहे हैं। अच्छा, ओके, जबरदस्त जबरदस्त। ये पुरानी वाली की तस्वीर, ठीक है। और ये ड्रॉ प्रॉपर पेंटर्स करते हैं, आर्टिस्ट करते हैं? ठीक है। ये प्रकार के साथ बनाते हैं, सेम एक ही साइज के खाने हैं इसके, ये सुराख। जी 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 जी। अच्छा, लेकिन मुझे साइड से छोटे लग रहे हैं और दरमियान से बड़े लग रहे हैं। जी, इसका आप कह रहे हैं कि साइज के? नहीं नहीं, ये साइड वाले ये हाफ होते हैं, ठीक है, ये हाफ आएंगे। ओके जी, ये हाफ है, और इसका ये चौथा हिस्सा आता है, ये पूरा है। जी 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 जी। साइड ओवर जो है ना, हाफ आएंगे। जबरदस्त भाई, बड़ा सिंक्रोनाइज्ड और बड़ा अच्छा बना हुआ है, बिल्कुल। जो चीज आपने नीचे बनती देखी, अब हमें ये कारीगर बताएंगे कि ये फाइनल स्टेज पे प्रिजर्वेशन की कैसे लगती है। बताइएगा कि कैसे आप ये लगाते हैं? जी, ये पहले नीचे तैयार होती है, तैयार होने के बाद ऊपर लाते हैं हम, ऊपर लाकर फिर एक एक पीस करके लगाते हैं। ये कसूरी के साथ लगती है। कसूरी? हाँ। कसूरी कोई ग्लू टाइप की चीज होती है? नहीं, कसूरी मट्टी होती है जो ओरिजिनल है। अच्छा, उसमें व्हाइट चूना होता है। अच्छा, मिक्स करके फिर लगाते हैं। ठीक है, मतलब अगर हमने भी घर में कुछ चिपकाना है तो कसूरी मट्टी से चिपका दे, कभी नहीं हिलेगा इंशाल्लाह, नहीं होगा। अच्छा, कुछ मुझे यहाँ पे पुरानी टाइल्स नजर आ रही हैं, कुछ मुझे नई टाइल्स नजर आ रही हैं, तो मुझे ये बताएं कि इन दोनों को जोड़ा कैसे जाता है? वो ही बता रहे हैं कि ये पुराना है और ये पुराना है और ये नया है जी। और हमने इसकी ड्राइंग की है, उस हिसाब से हमने इसे आगे बढ़ाया है। तो एक एक पीस करके हम लगा रहे हैं कसूरी से, बेहतरीन करके। और कलर कॉम्बिनेशंस का भी बाकायदा ख्याल रखा जाता है कि कलर्स जो उस साइड पे हैं वो इस साइड में भी मैच होना जरूरी है। वो खास करके ख्याल रखा जाता है कि क्योंकि कलर में चेंजिंग ना हो। बड़ी सिमेट्री है, बिल्कुल देखने में पता चल रहा है। हाँ। में
में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड, कम से कम दर्जा हरारत 21 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। आज पेशावर में मौसम खुश्क और गर्म रहेगा। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस में पावर पैक शो। वी हैव अ लॉट टू डिस्कस विद यू और इस वक्त हमारे पास क्या है? दुनिया भर से जनाब, दुनिया भर से इस वक्त सबसे बड़ी खबरें दो हैं। एक तो अमेरिका में होने वाले सदारती इंतखाबात और उसके अलावा अजरबैजान और अर्मीनिया के दरमियान जारी मुतनाज़ा इलाके पर जंग। इन दोनों मौज़ूआत को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम अमेरिका सदारती इंतखाबात की बात कर लेते हैं, जहाँ पे 3 नवंबर को इंतखाबात होने जा रहे हैं और इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से शुरू हो चुकी है। बिल्कुल, और डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार जो बाइडेन और सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान पहला मुबाहिसा हुआ, जिसमें दोनों उम्मीदवारों के दरमियान शदीद गर्मा गर्मी देखने में आई और एक दूसरे पर संगीन इल्जामात भी लगाए गए हैं। पहले मुबाहिसे में जो बाइडेन को 60% अवाम की हमायत हासिल रही, जबकि डोनाल्ड ट्रंप को 28% उनके हक में राय दी गई। और ये हवाले से कि 3 नवंबर को इंतखाबात होंगे, इस पर हम डिस्कशन करेंगे। बिल्कुल, इस पर हम डिस्कशन करेंगे। और विद दैट, जैसे कि मैंने आपको अर्मीनिया और अजरबैजान का भी बताया, वो भी हमारी गुफ्तगू का हिस्सा रहेगा। मैं इस हवाले से भी कुछ फैक्ट्स आप तक पहुंचा दूंगा। लेकिन फिल वक्त हमारे साथ नवीद हुसैन साहब मौजूद, जो कि एडिटर एक्सप्रेस ट्रिब्यून है, इंटरनेशनल अफेयर्स के एक्सपर्ट भी हैं। उनकी जरा एक्सपर्ट ओपिनियन इस सारी सूरत हाल पे जानते हैं। थैंक यू वेरी मच हमें ज्वाइन करने के लिए। साहब, हमें ये बताइए कि पहला मुबाहिसा भी हो गया, 3 नवंबर को इंतखाबात भी हो रहे हैं। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि जो बाइडेन को बर्तरी हासिल है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, और डोनाल्ड ट्रंप जो अपनी मकबूलियत खो रहे हैं, खासतौर पे जॉर्ज फ्लॉयड वाले मामले के बाद और दीगर कुछ उनके बयानात की वजह से। आप कैसे देख रहे हैं अमरीकी अवाम के इस दफ़ा माइंड सेट को इस मामले में? देखिए, अगर हम पहला मुबाहिसा देखें तो बाय डिफ़ॉल्ट बाइडेन ने वो मुबाहिसा जीता है, और उसको हम ये नहीं कह सकते कि पॉलिसी इशू के ऊपर उसने जो है वो ट्रंप के ऊपर बर्तरी हासिल की है। क्योंकि मोस्टली अगर इस मुबाहिसे को आप देखें और अमरीकी इब्लाग आमा को देखें तो वो अमेरिका की तारीख का वर्स्ट मुबाहिसा रहा है, क्योंकि इसमें पर्सनल अटैक बहुत थे, गालम गलोच बहुत थी, बहुत बिलो द बेल्ट वार किए गए। तो अब इससे कता नज़र ये कहना कि अब इस एक मुबाहिसे की बेसिस पे हम ये राय कायम कर सकते हैं कि अमेरिकी अवाम जो है वो ट्रंप को मुस्तरद करने जा रही है और बाइडेन को इलेक्ट करने जा रही है, मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं होगा। आप देखें, अभी बाइडेन को जो पोल्स हैं, पोल्स में बाइडेन को बर्तरी हासिल है, और ये अभी से नहीं, ये इस साल के शुरू से है। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम ये देखें कि 2016 के इलेक्शन में हिलरी क्लिंटन को यही बर्तरी हासिल थी। सारे पोल जो है वो हिलरी क्लिंटन के फेवर में थे। फिर लेकिन हमने देखा कि फिर हिलरी क्लिंटन ने ट्रंप से 3 मिलियन वोट ज्यादा लेने के बावजूद वो अभी जिस तरह से आपने भी बात की कि जो बाइडेन को जो मजमूई बर्तरी हासिल रही, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस मुबाहिसे के बाद, जिस तरह से भी आप डिस्कशन भी कर रहे थे, कि अमेरिका में कोई बड़ी तब्दीली मुतवक्के है? देखिए, अगेन जैसे मैंने अपने पहले जिक्र किया कि राय आमा जो पोल्स हैं, पोल्स जो है वो जो बाइडेन को की बर्तरी दिखा रहे हैं। लेकिन अगेन फिर वो होता है कि जैसे सिंस ये इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो पिक करता है, वो इलेक्ट करता है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, तो ये मोस्टली जो कैंडिडेट्स हैं ये स्विंग स्टेट्स की तरफ जाते हैं। मेन बैटल ग्राउंड स्टेट्स तो वाज़े होती हैं, लेकिन स्विंग स्टेट्स की तरफ ये जाते हैं। तो यहाँ पे भी मुझे ये लगता है कि ऑल्दो के ट्रंप जिस तरह से उसने पेंडेमिक को हैंडल किया, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन रेज किए गए। इसी से अगर आप ओवरऑल भी उनकी रैंकिंग देखें, मार्च के अंदर जब पेंडेमिक स्टार्ट में था, उस वक्त जिस तरह से हैंडल किया गया और उस वक्त की जो ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं वो ट्रंप के हक में थे। लेकिन जैसे जैसे जो है वो पेंडेमिक जो है वो केसेस बढ़ते गए, तो उसके साथ साथ ट्रंप ने जिस तरह से हैंडल किया इस कोरोना वायरस पेंडेमिक को, उसके ऊपर सवालात उठने लगे। बट एट द सेम टाइम
हो सकता है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन उस इलेक्शन डे से पहले वैक्सीन मार्केट में ले आए। अब वो वैक्सीन अगर आ जाती है इलेक्शन डे से पहले तो हो सकता है कि ये ट्रंप की जो वोट है वो ट्रंप के ये कह रहे हैं कि कोविड के ऊपर पॉलिटिक्स करने की कोशिश की भी है ट्रंप ने, करेंगे भी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनकी फेवर में जाएगा एज यू सेड। अच्छा, टाइम कम है नवीद साहब, मैं जो इस वक्त आर्मीनिया और अजरबैजान की सिचुएशन है इसमें मैं थोड़ा सा ये बताते हुए कि जी इत्तलात आ रही है क्योंकि 2300 फौजी मारे गए आर्मीनिया के अजरबैजान की जानिब से, कुछ 228 उनके जो डिपोज हैं उनको हर्ट किया गया है, उसके अलावा 200 टैंक्स को तबाह किया गया और बड़ा जबरदस्त नुकसान हुआ है आर्मीनिया को अजरबैजान के हवाले से। और टर्की ने कहा है कि हम भले दो ममालिक हैं, कौम हम एक हैं। तो इस सारी सूरत हाल के ऊपर पाकिस्तान ने भी सपोर्ट किया है नवीद साहब अजरबैजान को, इसकी वजह क्या और इसको आप कैसे देखते हैं इस डिप्लोमेटिक मूव को? देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। जो आर्मेनिया और अज़रबैजान के दरमियान जो नगोर्नो काराबाग के मसले के ऊपर जो एक डिस्प्यूट है उसके ऊपर पाकिस्तान ने हमेशा जो है वो अज़रबैजान के जो मौक़िफ़ की तायद की है और ये कोई और पाकिस्तान की ये तायद जो है ये अक़वाम मुत्तहिदा की रेजोल्यूशन के ऐन मुताबिक है, बिकॉज अक़वाम मुत्तहिदा की 4 UN सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन है, 2 जो है वो UN जनरल असेंबली की रेजोल्यूशन है जो कि नगोर्नो काराबाग में आर्मेनियन जो अफवाज बैठी हुई हैं उसको वो वेकेट करने का कहता है, वो उसको एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड वो पार्ट है अज़रबैजान का। तो पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है इसके ऊपर ये कंसिस्टेंट विद UN रेजोल्यूशन है। इसके साथ साथ अज़रबैजान ने हमेशा कश्मीर के इशू के ऊपर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की खुल के हर फोरम के ऊपर हिमायत की है। तो ये एक काइंड ऑफ क्विड थ्रो को भी हो जाता है, लेकिन मोस्टली ये है कि ये सिंस अक़वाम मुत्तहिदा की रेजोल्यूशन है इस चीज़ के ऊपर, तो पाकिस्तान का जो सपोर्ट है अज़रबैजान का वो कंसिस्टेंट है उसके साथ। ये बिल्कुल ऐसा ही मामला है जैसे भारत ने पाकिस्तान के कश्मीर के ऊपर कब्जा कर रखा है और अपना हक जता रहा है, वैसा ही मामला आर्मेनिया और अज़रबैजान का है। वी विश ऑल द बेस्ट टू ऑल अज़रबैजानियन आर्मी पीपल जो कि इस वक्त फाइट कर रहे हैं। हमारी आपके साथ हमदर्दियाँ भी और बेस्ट विशेस भी हैं, क्योंकि हम ब्रदर इस्लामी मुल्क का हमने जिक्र किया है तो एक और हमारे ब्रदर दोस्त मुल्क का जिक्र करना और पड़ोसी का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। हम जो बात करते हैं हमारे मुँह पे मुस्कान आ जाती है। हम बात कर रहे हैं आज चीन की, जिसका आज 71वां कौमी दिन है और चीन जिसके साथ हम पाकिस्तान की दोस्ती के बारे में बात करें तो हिमालय से ऊपर, समंदर से गहरी, शहद से मीठी, वी कॉल आवरसेल्व्स आयरन ब्रदर्स। सी पैक्ट ने हमें मजीद करीब किया है और कोरोना के खिलाफ जिस तरह पाकिस्तान ने लड़ा, चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ। एयर डिफेंस सिस्टम, लॉजिस्टिक सपोर्ट, हर किस्म की हम अगर साथ की बात करें तो एक बेहतरीन मिसाल है पाकिस्तान। और इमरान, जैसे से आपने सी पैक की बात की तो सी पैक के बाद मजीद ये एक दोस्ती का शाकार भी आप कह सकते हैं और मजीद क्लोज हुआ है रिलेशन पाक चाइना का। और इस दिन के हवाले से आपको पता है कि अभी हमने सुबह इंट्रो में बोला था कि हम उनको विश करे थे नेशनल डे। हाँ, हैप्पी नेशनल डे, लेकिन नेशनल डे नहीं कहते, वो कहते हैं विश नहीं करते, वो कहते हैं हैव अ नाइस हॉलिडे। हैव अ नाइस हॉलिडे। सो ऑल आवर चाइनीज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हैव अ नाइस हॉलिडे, एंजॉय योर डे एंड मे यू लिव लॉन्ग। और पाकिस्तान और चीन की दोस्ती ऐसे ही एक जान के तौर पे हम चलते रहे इंशाल्लाह। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं हम पाकिस्तान के पहले वजीर आजम शहीद मिल्लत नवाबजादा लियाकत अली खान साहब की, जिनका 125वां यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। बिल्कुल, तो लियाकत अली खान साहब के हवाले से बात की जाए तो कायदे आजम के दस्तरास्त और मुस्लिम लीग के जनरल सेक्रेटरी भी रहे हैं। कायदे आजम की वफात के बाद पहले वजीर आजम के तौर पर कौम के निगहबान बने। उनकी जिंदगी के हवाले से हमारे पास ये रिपोर्ट है, आपको वो दिखाते हैं और ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होगी। और गर्म रहेगा।
खूबसूरत शहर कोयटा, वादी कोयटा आए मत से। और कल मुझे किसी ने कहा कि आपने कोयटा देखा है, मैंने कहा नहीं। उन्होंने कहा अगर आपने कोयटा नहीं देखा तो आपने बहुत बड़ा खूबसूरती का पाकिस्तान का हिस्सा मिस कर कल दिया। आपको बलोचिस्तान दिखाया, आप कोयटा भी कह रहे हैं। हाँ, वो मौसम चेक कर रहे थे ना हम। खैर, खाने की बात हो यार, आई वुड लव टू शेयर समटाइम्स अ बलोची डिश और समथिंग। हम कभी कुछ बलोची खाने को शेफ नमान, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? गुड। क्या बनाने वाले हैं? आज आपके लिए स्पेशल ड्रिंक है, जापानीज फ्यूजन के नाम से है। जापानीज फ्यूजन। कंफ्यूजन? जापानीज फ्यूजन, ठीक है। और इसके साथ साथ जी खुशी बात भी है। खुशी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप लोग कैसे हो? बिल्कुल ठीक ठाक। आपका, आप दोनों की जानिब हम आएंगे। इमरान, आपका दिल कर रहा था कुछ बलोची खाने का, आपने कभी फ्लडेड चने खाए? फ्लडेड चने मतलब सैलाबी चने? चिक्कड़ चने। आज हमारी साथी अगर फरियाल राना हमें चिक्कड़ चने खिलाने वाली है कहीं से, बहुत ज़बरदस्त किस्म के। तो फरियाल का हम देखते हैं कहाँ पे इस वक्त मौजूद है। ओवर टू यू फरियाल। जी नाजरीन, आज मैं जो देसी फूड लेके आई हूँ उसको सुबह के नाश्ते में भी इस्तेमाल किया जाता है और दोपहर को खाने में भी खाते हैं। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ रीगल चौक पे बाबा जी चिक्कड़ चनों वालों की दुकान पर। चिक्कड़ चनों की खास बात तो ये है कि ये कुकिंग ऑयल की बजाय पानी में पकाए जाते हैं और इसमें सुर्ख मिर्च नहीं बल्कि काली मिर्च डलती है। ये बनते कैसे हैं, ये है कैसे, चले आए इनके ऑनर से ही पूछ लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के ऑनर नोमान साहब। आप मुझे बताएं कि आप कब से ये काम कर रहे हैं और कितनी पुरानी ये दुकान है? ये तकरीबन 45-50 साल पुरानी दुकान है। मेरे दादाजी पहले होते थे, उन्होंने शुरू किया था ये काम। मेरे वाला साहब थे, वो फोट हो गए, तो मैं करता हूँ। चनों की रेसिपी क्या है, कैसे बनते हैं ये पानी में बनते हैं, सिर्फ नमक डाल के इनको बॉइल करते हैं। उसके बाद जब ये पक जाते हैं तो इनमें मसाला मिक्स कर देते हैं, काली मिर्च वगैरह और देसी मसाले हैं। अच्छा, चनों को लकड़ी के बर्तन में क्यों रखा जाता है, दूसरे बर्तन में क्यों नहीं रखते? ये शुरू से इसी में चलते आ रहे हैं क्योंकि ये इसमें ठंडे रहते हैं, ख़राब नहीं होते, इनमें घी नहीं होता, इसलिए इसमें। माल रोड पे अक्सर जलसे जुलूस निकलते रहते हैं, सियासतदान भी आते हैं, दूसरे लोग भी आते हैं। यहाँ पे कौन सी मशहूर शख्सियात आके चिक्कड़ चने खाते हैं? यहाँ से नवाज शरीफ ने चने खाए हैं मेरे वाले साहब से, और शरीर रहमान ने खाए हैं, परवेज़ रशीद ने खाए हैं। और अक्सर जलसे जुलूस होते हैं, किसी भी जमात का कोई भी MP है या MNA होता है वो इधर से खा के जाता है। नोमान साहब, आप मुझे ये बताएं, इसको रोटी के साथ खाते हैं या नान के साथ? इसको ज़्यादातर कस्टमर नान के साथ ही पसंद करता है क्योंकि रोटी कम ही लोग खाते हैं, नान के साथ इसका सही जायका आता है। ये जो दो मटके पड़े हुए हैं, इनमें क्या है? इनमें चटनी होती है, इसमें इमली और पुदीने वाली चटनी है, और इसमें खुरमानी की चटनी है, और एक रायते की चटनी होती है। रायते की चटनी उधर पड़ी हुई है? उधर पड़ी है, और ये अचार है, इसको भी साथ सर्व करते हैं। अच्छा, ठीक है, यानी ये कंप्लीट एक सर्विंग बन जाती है। चलें, ठीक है, थैंक यू सो मच। हमारे साथ एक कस्टमर मौजूद है, इनसे पूछते हैं आप ये चने कब से खा रहे हैं? ये हमें तकरीबन काफ़ी देर हो गई है, तो तकरीबन 3-4 साल हो गए। 3-4? हम यहीं से खाते, दोपहर का खाना अक्सर यहीं से मंगवाया रहता है क्योंकि ये जो है ना ऑयल में नहीं बने होते, सीना वगैरह जलन नहीं होता है इससे, इसलिए हम ज़्यादातर यहीं से लेके जाते हैं दोपहर में। कब से ये चने खा रहे हैं? मैं तकरीबन जब इनके वालिद साहब थे उस वक्त से कर रहा हूँ, अपने कॉलेज के ज़माने से। तो जब भी यहाँ से गुजर होता है तो मैं स्पेशली यहाँ पर रुक के तो इनसे कुछ चने थोड़े बहुत खा के ज़रा, क्योंकि हट के है, लाहौर की पुरानी दुकानों में से दुकान है, तो इस वजह से हम लोग यहाँ आते हैं। आप मुझे ये बताएं कि आपको इन चिक्कड़ चनों में और दूसरे चने में क्या फ़र्क लगता है? ये है कि इसमें काली मिर्च भी बने होते हैं, थोड़े से इसको कह लें कि ये हाइजीनिक होते हैं, और जो दूसरे होते हैं उनमें ऑयल का पता नहीं होता, वो किस तरह का ऑयल यूज़ करें, क्या मटेरियल यूज़ करें। इसमें बस ये पानी, नमक और काली मिर्च और कुछ मसाले डाल के ये बनते हैं। थोड़े से आप इनको हाइजीनिक कह सकते हैं। बाकी ये है कि ये चिक्कड़ चने जो हैं ये लाहौर की एक स्वाद है, बड़ी अच्छी चीज़ है ये। चिक्कड़ चनों में और दूसरे चनों में क्या फ़र्क लगता है? चिक्कड़ चने जो हैं ये इसमें घी इस्तेमाल नहीं ना होता है, तो उसमें घी इस्तेमाल होता है, इसमें कोलेस्ट्रॉल का भी अंदेशा नहीं होता है, और चटपटे हैं, उसके साथ चार सलाद ये वो जो है ना जायका आता है, लुत्फ़ आता है, तो इसलिए इंसान को ज़ाहिर है चटपटी चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और मैं अक्सर चिक्कड़ चने यहाँ खाने आता हूँ यहाँ पर। आप कब से ये चने खा रहे हैं? मुझे तकरीबन 40 साल हो गए। इनके दादाजी बैठते थे यहाँ पे, बाद में इनके वालिद साहब हैं, अब ये चला रहे हैं, और मैं बहुत
पहले यहाँ से, अब मैं काने से आया हूँ चने खाने के लिए। कोई जायके का फर्क है पहले और अब? जायका बेहतरीन है, वही पहले वाला जायका है जो 40 साल पहले था, वो भी अब है। चिक्कड़ चने बनते कैसे हैं ये तो आप लोगों को पता चल गया है, लेकिन इसकी भी अपनी एक अलग हिस्ट्री है। ये शाहजहां के दौर से चलते आ रहे हैं। औरंगजेब ने जब अपने वालिद साहब शाहजहां को कैद में डाला था तो उन्होंने अपने बाबा से पूछा था कि कोई एक डिश बता दें जो आप कैद में सारी जिंदगी खाएंगे। तब शाहजहां ने कहा था कि मैं चने खाना पसंद करूंगा। तब शाहजहां ने चनों का इंतखाब किया। शाहजहां के कुक ने मुख्तलिफ किस्म की चनों की डिशेस बनाकर शाहजहां को पेश की। फिर उसमें से शाहजहां ने चिक्कड़ चनों का इंतखाब किया और फिर सारी ज़िंदगी कैद में यही चने खाए। अब यही चने मैं भी खाऊंगी और आपको बताऊंगी इसका टेस्ट कैसा है। जी नाजरीन, मेरा खाना आ चुका है, इसको टेस्ट करती हूँ अब मैं। इसमें वाकई काली मिर्च का टेस्ट आ रहा है, बहुत लाइट वेट। अगर आपने इसको थोड़ा सा स्पाइसी बनाना है ना तो आप इनको चटनियों के साथ भी खा सकते हैं, बहुत मज़ेदार है। मेरा खाना बहुत ही सादा और मज़ेदार था। अगले देसी खाने तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। कल कहाँ थे आप? कल रेस्ट की थी मैंने। अच्छा, फॉरेन कंफ्यूज। अच्छा नहीं, ठीक है, क्या बनाने वाले हैं? आज आपके लिए जापानीज फ्यूजन है। कुछ चाइनीज बनाते तो अच्छा था, चाइनीज नेशनल डे, बट जापानीज फ्यूजन में क्या है? पास पास ये चाइना और जापानीज सेम ही है, फेस से तो जल्दी से बता दो कैसे बनाओगे ताकि जी। इसमें आपने एक पूरा इसका जापानीज जो है ना, इसको क्या कहते हैं, जापानी फल पंजाबी में जिसको कहते हैं। एक चलो मीनवाइल जब ये बना रहे हैं ना तो हम हेल्थ एंड फिटनेस की बात करेंगे। में हमारे साथ हैं खुशी बाट। खुशी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक। आज मैं आपको ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड एक्सरसाइजेस बताऊंगी। अच्छा, यस, और उसको प्रिवेंट करने के लिए भी आपको क्या क्या करना चाहिए वो भी बताऊंगी। इफ़ इट्स इन योर जेनेटिक्स तो काइंडली टेक प्रिकॉशंस। जितना शुगर अवॉइड कर सकते हैं शुगर अवॉइड करें, हाई कार्ब फूड अवॉइड करें, एक्सरसाइज करें डेली, क्योंकि जिनकी जेनेटिकली प्रॉब्लम्स होती हैं ये उनको जल्दी ही ये आपको इससे रिलेटेड प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती हैं। तो जितनी हो सकती है अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। और सेकेंडली, अगर आफ्टर सर्जरीज जो एक्सरसाइज होती हैं उससे रिलेटेड भी कुछ इन्फो बताऊँगी आपको, जिसमें आपको सिर्फ मसल स्ट्रेच करना है, अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना है, ब्लड सर्कुलेशन करनी है उस एरियाज में। So these are the exercises, or make sure you're not eating that many high carb food क्योंकि it triggers your cancer cells. So make sure these are the exercises. First आपने you have to make sure कि आपके हाथ साथ हैं and relax, keep your stomach tucked in and make sure you're stretching your pec muscles ताकि circulation रहे वहाँ पर। और the third exercise is hands right, elbows right tucked in your rib cage and open up your arms and close and open up your arms, activate your pec muscles and breathe out. And I think last हमारी exercise होगी standing flies। हम ये lying down भी कर सकते हैं क्योंकि अभी हमारे पास weights नहीं है, तो आपको फिर मैं सिर्फ standing exercise बताऊंगी। Fists should be tight, open up your arms, chest forward and breathe in, breathe out. Chest open, breathe in, close, breathe out। ये 10 reps each हैं and तकरीबन 3 sets आपने करने हैं ये, ठीक है। ये आपके लिए बहुत अच्छा है, ये प्रिवेंट करेगी आगे कैंसर को, क्योंकि ऑब्वियसली कम्प्लीटली ये जाता नहीं है जब तक ना करो, रिकवरी ना करो, अच्छी डाइट ना लो। तो मेक श्योर इफ़ यू वांट टू हैव अ हेल्दी लाइफस्टाइल, कैंसर फ्री लाइफस्टाइल, तो मेक श्योर कि आप ये एक्सरसाइजेस करें। राइट खुशी, थैंक यू वेरी मच। और चूँकि पिंक टूबर है, हम मुख्तलिफ मराहिल के ऊपर बात करते रहेंगे इस हवाले से जो अवेयरनेस है ब्रेस्ट कैंसर को लेकर। अच्छा जी, शेफ रहमान क्या बनाया आपने? जी, मैंने बना दी है जापानीज फ्यूजन, और इसमें एक जापानी फल लेना है आपने, उसको स्क्यूज कर लेना है, मतलब पेस्ट। जी बिल्कुल, आजकल तो इसका सीज़न है, उसकी पेस्ट बना लेनी है ऐसे। और एक गिलास के लिए आपने 5 ml लेमन जूस लेना है और 10 ml शुगर अगर लेना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप शुगर विदाउट शुगर भी ले सकते हैं। इसकी वाटर बेस भी बन जाती है और सोडा बेस भी बन जाती है, मतलब कि 2 ड्रिंक्स बन सकती हैं। वो आप चॉइस कर लेंगे, आपने वाटर बेस पे लेनी है या फिर आपने सोडा बेस। ज़्यादा अच्छा टेस्ट तो सोडा बेस सोडा से ज़्यादा आता है, और ये मैंने सोडा बेस पे दोनों बनाई।
सो आप मीनवाइल जब ये ड्रिंक्स देख रहे हैं, देखने में अच्छी लग रही है, पीने में भी लिटरली मैं आपको बताऊं, जब हम शो के बाद ड्रिंक्स टेस्ट करते हैं, आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ हिम, ये बहुत अच्छी ड्रिंक्स बनाते हैं और बहुत अच्छा हमें लगता है। खैर एक दो स्टोरीज हैं जो मैं आप तक पहुंचा देता हूं वक्त खत्म होने से पहले। साना मोटरवे के बाद आपको मालूम है कि इमरजेंसी हेल्पलाइंस वगैरह के ऊपर काफी बात हुई, प्राइम मिनिस्टर जारी किए हैं कि एक नेशनल हेल्पलाइन बनाई जाए जो कि कौमी सतह पे काम करे और सबके लिए मुफीद हो। सो इसलिए कौमी हेल्पलाइन बनाने का फैसला किया गया जिसका नंबर सभी पाकिस्तानीज़ के लिए अवेलेबल होगा और वो उस पर किसी भी इमरजेंसी की सूरत में एक नेशनल नंबर होगा जिस पे कॉल कर पाएंगे और वज़ीर आज़म ने इस हवाले से हिदायत भी जारी की है। और इसके साथ साथ कहा गया है कि इस हेल्प के क़याम को 2 माह में मुकम्मल करने की उन्होंने हिदायत भी दी है और इस हेल्पलाइन के जरिए किसी भी इमरजेंसी की सूरत में आप हेल्पलाइन पर रब्ता कर सकते हैं, शहरी की फौरन मदद की जाएगी। बिल्कुल, और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, अल्लाह करे जल्दी से हो जाए। वज़ीर आज़म कह देते हैं चीजें होने में देर लग जाती है। एंड में हम बात करेंगे पतरस बुखारी साहब के हवाले से। आपको याद होगा पतरस के मज़ामीन हम पढ़ते थे और एक ताज़ा हवा के झोंके की मानंद उनकी जो तहरीरें हैं वो उर्दू अदब के अंदर मौजूद हैं। पाकिस्तान के पहले मुस्तकिल मंदूब होने का एजाज़ भी पतरस बुखारी साहब को हासिल है। आज उनका बर्थडे है, सो उनको हम हैप्पी बर्थडे भी विश करते हैं और उसके साथ साथ अगर आपने नहीं पढ़ा तो पतरस को ज़रूर पढ़िए। आप उर्दू अदब की एक बहुत बड़ी सिम्त से महरूम है अगर आपने नहीं पढ़ा। टाइम हमारा खत्म हो गया। अपने देखने वालों से हम इजाजत लेंगे, आपसे हमारी मुलाकात होगी गर्ल फीडबैक और पिंक टूबर के हवाले से और ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से अवेयरनेस फैलाते रहिए और खुश रहिए। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज।